अब जो ज्योग्राफी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस पेपर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो यू मस्ट थिंक स्ट्रेटेजिकली कि आपको इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सीडीएस एक ऐसा पेपर है जो ज्योग्राफी को, देखो पहली बात तो ये कि आपको 9th क्लास में ये वाली ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। इन 9th क्लास इंडियन ज्योग्राफी इज टॉट टू यू, ठीक है। इसके अलावा 10th क्लास में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। 11th क्लास के अंदर अगेन आपको फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, अगेन इंडियन 2 बार पढ़ाई जाती है। और 12th में फिर से आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो मेरा बेसिकली ये है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी का 9th से लेकर 12th का सिलेबस कर लोगे, इसका मतलब ये है कि आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, इट विल बी टेकन केयर ऑफ कंप्लीटली, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट मैंने बांटे हैं, आपको मैं इतना बताता हूँ कि अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो लेट अस एज्यूम कि देयर आर 21 क्वेश्चंस, जैसा कि आपका आखिरी अटेम्प्ट में था, ठीक है। तो आखिरी अटेम्प्ट में आप कभी भी ये मत सोचना कि आपके किसी एक में से बहुत ज्यादा आएंगे, किसी एक में बहुत कम आएंगे, ठीक है। ऑलवेज एक्सपेक्ट, ठीक है, ऑलवेज एक्सपेक्ट कि 4 to 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। व्हाट आर टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आई विल टेल यू, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो ऑलवेज रिमेंबर कि देयर विल बी 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। देखो, मैं इंडियन ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा। एंड इन मैक्सिमम केसेस, मतलब इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस आई एम करेक्ट, हमेशा आपको एक चैप्टर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो आपको मैं चैप्टर्स के नाम बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, बेसिकली दोज चैप्टर्स विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो जो चैप्टर्स के नाम मैंने वहां पढ़े हैं, वही चैप्टर्स के नाम आपको मैं यहाँ बताऊंगा, आपको मैं अलग नाम नहीं बताऊंगा। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे, ऑब्वियसली आई विल बी शोइंग यू पिक्चर्स, तो जब आप उनको देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक करने हैं और वो कितनी डेप्थ में करने हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो है कि ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर सबसे कम वेटेज किसी को असाइन करनी है तो आप वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को असाइन कर सकते हो। अगर सबसे ज्यादा करनी है तो फिजिकल ज्योग्राफी को, और फिजिकल ज्योग्राफी में एफर्ट लगाना भी चाहिए। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी को ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें एक और चीज हमें इंक्लूड करनी चाहिए, वो है मैपिंग। और हर साल आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन मैपिंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच मैपिंग, व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। तो वो आपको मैं सब कुछ यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बता दिया है कि आपको ये जितना भी है आपका सीबीएसई 9 to 12 का सिलेबस है। और ट्रस्ट में, अगर आप जब बुक्स पढ़ लोगे, आप अपने प्रीवियस पेपर खोल कर देखोगे, तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच इज गिवन इन योर पेपर, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विल इट विल बी कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली सिमिलर टू द स्टेटमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटीज। इन मेनी केसेस आपका लाइन बाय लाइन जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सीडीएस में डाले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं प्रॉपरली फर्मली बिलीव करता हूं कि दिस इज द बेस्ट सोर्स इफ यू वांट टू रीड ज्योग्राफी फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम देखते हैं यहाँ पे पहली सोर्स, ठीक है। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो करनी है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत सारी बुक्स के नाम आपको कोई ना कोई पता है। कोई बोलेगा कि जीसी लियोंग पढ़ लो, गौचेंग लियोंग, ठीक है। कोई आपको कहेगा कि माजिद हुसैन को एक बार पढ़ के देखना चाहिए, ठीक है। ये कोई सविंदर सिंह का नाम ले लेगा। ये बहुत तगड़ी किताबें हैं, लेकिन ये जो यूपीएससी सीएससी के जो ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं। हाँ, अच्छी किताबें हैं, बट आपको सीडीएस के लिए इतना कंफ्यूज कर देंगे ये चीजें कि आप सीडीएस में क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। आप इतना डेप्थ में चले जाओगे कि आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बेस्ट है कि ये बुक का कवर है। क्लास 11th में 2 बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जिसमें से एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसी को हम मानकर चलते हैं कि यही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। और इसमें जो आपका सिलेबस है, जो आपकी पहली यूनिट है, वो आपकी है यूनिवर्स के रिगार्डिंग। तो पहला टॉपिक जो आपको हमेशा से स्टार्ट करना है वो है यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स और सोलर सिस्टम से आपके हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी होता है, ठीक है।
तो कई बार आपसे जो करंट में न्यूज़ में आई हुई गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है, या कॉमेट्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक डायनेमिक टॉपिक है, लेकिन इसका जो बेस है आपका इसी किताब से बनेगा, ठीक है। तो पहली जो आपकी बुक आपको जो आपको पहला चैप्टर करना है इस बुक में से, वो कौन सा, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और दूसरा जो है आपका वो एक प्रॉपर यूनिट है, उस यूनिट को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। अब इस लिथोस्फेयर वाली यूनिट में मल्टीपल चैप्टर आते हैं। जैसे एक चैप्टर आता है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि धरती के भीतर है क्या, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर ही हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में, क्योंकि अर्थक्वेक्स से हमें जानकारी मिलती है धरती के भीतर है क्या। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर वोल्केनोज की। तो ये चीज़ें भी जो है ना आपकी इसी लिथोस्फीयर वाला चैप्टर में कवर हो जाए, सॉरी इस इंटीरियर वाला चैप्टर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर लिथोस्फीयर का जो अगला चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे रॉक एंड मिनरल्स, रॉक साइकिल, ठीक है, कितने टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं वगैरह वगैरह। रॉक एंड मिनरल्स ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, जिसमें धरती के जो आपकी आज का मैप है ना, जिसमें आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें आपकी 5 ओशंस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे बनी, क्या क्या थ्योरीज हैं, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, ये सब कवर होता है इसके अंदर। इस ये देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स हो गया, और इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, जिसमें आपका अर्थक्वेक और वोल्केनोज भी कवर हो गए। इसके अलावा लिथोस्फीयर का जो एक चैप्टर है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, कि जो धरती की जो दशा चेंज हो रही है, तो उसके लिए आपके कुछ ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस या जियोमॉर्फिक फोर्सेस। इसके अलावा एंड में एक चैप्टर आता है, वो है आपका लैंड फॉर्म्स। अब इस लैंड फॉर्म्स में नदी के द्वारा बनाए गए लैंड फॉर्म्स वाला सब कुछ आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट विच इज लिथोस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो थर्ड यूनिट है विच आई बिलीव इज क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपके अगेन मल्टीपल चैप्टर आएंगे। जैसे एक चैप्टर आएगा आपका स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। और जो दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है आपका, वो है आपका इंसोलेशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये आपको सेकेंड चैप्टर देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो होगा आपका एयर प्रेशर एंड सर्कुलेशन। ये सबसे लेंदी चैप्टर होता है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर आएगा वाटर इन एटमॉस्फेयर, जिसमें हम क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एक चैप्टर और है आपका जो आपको पर्टिकुलरली पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। इसमें आपको कोपन की स्कीम पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है ये। और जो आपकी आखिरी यूनिट है दैट इज योर ओशनोग्राफी। और इसमें आपका आएगा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। और एक इसके अंदर आएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी फ्लोर, यानी कि समुद्र के नीचे का जो तल है वो है कैसा, ठीक है। कहाँ पे आपको अबाइजल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, कहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है, आपके ओशन के जो आपको देखने को मिलेंगे। देखो हमारे धरती में अगर बांटे तो एक ज़मीन है, एक हवा है, एक पानी है, ठीक है। और यही जो ज़मीन है वो लिथोस्फीयर है, जो हवा है वो
क्लाइमेटोलॉजी और जो पानी है वो ओशनोग्राफी है, ठीक है। तो वट एवर जो आपके 3 जोन्स होते हैं, देखो जहाँ पे तीनों बनते हैं ना, जहाँ पे तीनों के मिलते हैं, उसको हम कहते हैं आपका बायोस्फीयर। तो वन वी हैव लिथोस्फीयर, वन वी हैव एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेटोलॉजी को हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम आपका हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओशनोग्राफी कह लो, हाइड्रोस्फीयर कह लो, तो ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और साथ में आपका एटमॉस्फेयर, ये 3 आपके जोन्स हैं, और जिस जगह में तीनों मिलते हैं वहां बनता है बायोस्फीयर, और वहीं पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी एनसीईआरटी में, और आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इनमें से ही क्वेश्चंस आपके हमेशा से आते हैं। देखो जैसे एक चीज है कि जो 2 यूनिट्स है ना, ये बहुत बड़ी है, 2 बहुत बड़ी यूनिट, जैसे ये वाली यूनिट है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इससे हमने चैप्टर्स देख लिए होंगे, क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये 2 यूनिट्स है ना, इसमें से हमेशा से सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप बोलते होंगे ओशन करंट से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आते हैं भाई साहब? यहाँ से आते हैं। जब आपका मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है, उसमें से एक जो आपका मूवमेंट है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, उसको हम कहते हैं आपका ओशन करंट्स। तो वो मूवमेंट आपकी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप पूछते होंगे कि एस वेव, पी वेव पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके अर्थ के वाले चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आपका एक डिटेल्ड अप्रोच बनेगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन दिस पर्टिकुलर बुक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गई आपकी इंडियन ज्योग्राफी। देखो इंडियन ज्योग्राफी के लिए चाहो तो आप 9वीं क्लास की किताब भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 9वीं क्लास की किताब तब पढ़नी चाहिए जब ज्योग्राफी में बिल्कुल भी कुछ ना पता हो। अगर कुछ तो पता है आपको ज्योग्राफी के अंदर, फिर मत जाओ 9वीं क्लास की किताब में, ठीक है। अगर अंग्रेजी पढ़ना आती है, स्कूल की पढ़ी हुई चीजें हल्की हल्की याद है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस 11th क्लास की एनसीईआरटी फॉर इंडियन ज्योग्राफी। इसमें आपके 6 चैप्टर होंगे। एक आएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, एक क्या आएगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हम इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन सब कुछ पढ़ेंगे। कोस्टल कंट्रीज कौन सी है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, ठीक है, बाउंड्री कितनी है, ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका। और बेसिकली इंडिया की मैपिंग एक तरीके से। और जो दूसरा चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे दैट इज़ योर फिजियोग्राफी। उस फिजियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कहाँ पे पहाड़ हैं, कौन से रीजन में हमारे प्लेन्स हैं, और कौन से रीजन में डेजर्ट है, कहाँ पे हमारे आइलैंड्स हैं, कहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, और कहाँ पे प्लेटू यानी कि पठार है, ठीक है। तो फिजियोग्राफी पढ़ेंगे हम इसके अंदर। थर्ड आ जाएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज में हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे भारत की नदियों के बारे में। जो फोर्थ चैप्टर आपका आएगा वो आएगा इंडिया का क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट, ठीक है। जैसे भारत का क्लाइमेट है मानसून टाइप का, मानसून आता कैसे है, उसका बेस बन जाएगा आपका पुरानी एनसीईआरटी के अंदर। उसके ऊपर इंडिया स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगी यहाँ पे, एल नीनो एनसो पढ़ोगे आप यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ आएगा आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया में किस किस तरह के पेड़ पौधे हैं, कहाँ पे कौन से जानवर मिलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो 6 चैप्टर जो है आपका वो है सॉइल इन इंडिया। तो कहाँ पे एलुवियल सॉइल है, कहाँ पे बाकी सॉइल है, क्या क्या चीज़ जो सॉइल के क्वेश्चंस है ना वो करने, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट बी कवरिंग हियर। देखो ये जो आपके 6 चैप्टर है, मैं सब फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपका ईच चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन। तो आपके 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते हैं इस इंडियन ज्योग्राफी की किताब से। और बहुत पतली एनसीईआरटी है, अगर आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो आई थिंक कि इफ यू आर सिटिंग डिलीजेंटली तो यू कैन कवर 2 चैप्टर्स पर डे, यानी कि 3 दिन में आप पूरी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। Obviously, in order to memorize and remember facts, it will take some time, but still 15 days you can be as qualified as any other person in Indian geography. The only difference will be कि वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली फैक्ट्स बता पाएगा, जबकि आपको थोड़ा सा समय लगेगा फैक्ट्स को बताने में। बट अदरवाइज दिस एनसीईआरटी जो आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी है, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडिया, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू कवर इंडियन ज्योग्राफी। यस, ठीक है। अगर अभी कोई क्यूरियोसिटी जागती है बीच में पढ़ते पढ़ते, तो यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स। निम्बस का चैनल आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। मल्टीपल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू इन दिस चैनल एज वेल, बट आपको एक बेस क्रिएट करना, आई थिंक दिस एनसीईआरटी इज बेस्ट, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो बचती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपकी 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों से आपको मिक्स करके ही कंटेंट पढ़ना है। देखो जो ये वाली किताब है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये स्पेसिफिकली फोकस करती है इंडिया की ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। और जो ये किताब है आपकी, ये बात करती है आपकी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। तो
आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इन बुक्स में से आपने एक चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट का। क्या पढ़ना है आपने? ह्यूमन डेवलपमेंट का। दोनों किताबों में मिलेगा आपको। एक चैप्टर पढ़ना है आपने ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, और वो चैप्टर आपको दोनों किताबों में मिलेगा। फिर एक चैप्टर आपने पढ़ना है पॉपुलेशन का, और जो पॉपुलेशन का चैप्टर है वो भी आपको दोनों किताबों में मिलेगा। एक में आपको मिलेगा वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक में आपको मिलेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एंड देन वी हैव चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड लैंड रिसोर्सेज। ये दोनों किताबों में मिलेगा। अगेन एक में मिलेगा इंडिया पर्सपेक्टिव, एक में मिलेगा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। और जो आपको आखिरी चैप्टर करना है इन किताबों में से, ये 12वीं की किताबें, ठीक है, दोनों ही 12th की किताबें आपकी। और जो आखिरी चैप्टर आपको करना है दैट इज योर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। और इसके लिए भी आप अगर दोनों किताबें रेफर करोगे तब बेस्ट रहेगा। यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, एंड यू विल ऑल्सो गेट अ नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। इसमें बाकी भी चैप्टर है रिगार्डिंग सर्विसेज, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो रिगार्डिंग सेटलमेंट्स। बट डेफिनेटली माइग्रेशन के ऊपर चैप्टर है, बट डेफिनेटली वो मतलब पता है हमें, चीज़ें इतना मुश्किल नहीं होती हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन टपक भी जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। लॉजिकली यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। इच्छा हुई तो पूरी किताबें पढ़ना, बट अगर नहीं है तो ये 5 थीम्स, ठीक है, 2 किताबें हैं और दोनों किताबों से आपको 5 थीम्स पढ़कर निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपने इतना कंटेंट कर लिया अपने ज्योग्राफी के पेपर के लिए, आई डोंट थिंक यू विल बी फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर सीडीएस एग्जामिनेशन। इवन सीएपीएफ के लिए भी हम जो सेम स्ट्रेटेजी है रिकमेंड करते हैं, बट ट्रस्ट मी ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट विदाउट मैप। तो ये जो किताबों की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि इन किताबों में मैपिंग की कमी है। जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं या जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, उस टॉपिक में भी इवन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्थक्वेक्स, ठीक है, या वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉल्केनोज, तो वॉल्केनोज की जो लोकेशंस हैं जैसे आपका किलिमंजारो है एंड ऑल, ठीक है, जो भी है, बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी उसके बारे में। तो आपको मैपिंग के लिए अलग से एक एटलस रेफर करनी चाहिए, और एटलस में आपको कंट्रीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, सी सरफेस के रिगार्डिंग जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑब्वियसली एटलस में एक एक मैप में सब कुछ चीज़ें कवर कर रखी होती हैं। अगर आपको बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए कि किस तरह की मैपिंग आपको करनी है, तो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि आप पिछले 5 ईयर्स के, ठीक है, PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लोगे ना पिछले 5 साल के, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि बताओ सी ऑफ एजोव कौन से ओशन में गिरती है या कौन सी सी में गिरती है, ठीक है, या सी ऑफ, या फिर कौन सी रिवर कौन सी समुद्र में गिरती है। ऐसे करते करते आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस कंट्री का सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज है, आपको ऐसा पर्सपेक्टिव चाहिए कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर मैं आपको बता भी दूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। मैंने इसी चैनल के ऊपर मैपिंग की सीरीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली मैंने एक एफकेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके को लेकर, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक ज्योग्राफी की मैपिंग कवर कर दी है। तो अगर आप वो स्टैटिक जीके वाली सीरीज देखोगे एफकेट पेपर के लिए, तो मल्टीपल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैनल एज वेल। बट इसके अलावा भी बेटर ये है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को करना शुरू कर दो। स्ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इस्थमस क्या होता है, दीज आर मल्टीपल थिंग्स जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये चीज़ें मेरे को कैसे लगी पता कि पेपर में आती हैं पेपर देखकर, ठीक है। तो जब मैंने अपने समय में पेपर्स देखे थे तो ये मल्टीपल चीज़ें पूछी जा रही थी बार बार, तो मैंने भी एक एटलस परचेज करी, ठीक है, इन चीज़ों को वर्ल्ड के मैप में प्लॉट करना शुरू किया। और याद रखना आपको पिन पॉइंटेड चीज़ें याद नहीं रखनी। अगर आपको हल्की हल्की रेफरेंस भी है ना चीज़ों की, तो ऑप्शंस आर देयर जहाँ पे आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज करो कोई चीज़ यूरोप में है, ठीक है, तो उसमें आपकी एशियन कंट्रीज के नाम भी होंगे, एंड व्हेन यू नो कि इट इज़ इन यूरोप एंड इट इज़ इन साउथ यूरोप, तो आप कंट्रीज के नाम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है जो धीरे धीरे ही आप में बिल्ड होगी, लेकिन आपका जो बेस है ये 4 NCERTs कवर कर देंगी। ये 4 NCERTs के PDF भी अवेलेबल है, अगर आप अपने सिस्टम से लैपटॉप से रीड कर सकते हो। तो जैसे मैंने भी पहले स्टार्टिंग में लैपटॉप से ही रीड किया था, लैपटॉप में मैं रीड करता था, मार्क करता था, फिर हाथ से नोट्स बनाता था। तो मैंने ऐसे ही चीज़ों को पढ़ा था, और दीज थिंग्स हैव हेल्प मी अ लॉट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, उसी डेप्थ में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी में नई चीज़ें ऐड होती रहेंगी जो करंट से रिलेटेड है।
तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स में भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेकर चलना पड़ेगा। इफ़ अ वॉर इज हैपनिंग इन इसराइल तो यू शुड बी नोइंग द ज्योग्राफी ऑफ इसराइल, ठीक है। वेस्टर्न साइड पे कौन सी सी है, ईस्टर्न साइड पे कौन सी रिवर है, कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है। सिमिलर विल बी द केस ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के पास कौन सी सी है, ठीक है। आपका क्रीमिया का आइलैंड कौन सी सी के अंदर है। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, करंट अफेयर्स करते हुए आपको एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी। एंड इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, ट्रस्ट मी, अगर आपके 21 के 21 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब पेपर में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, ठीक है। यानी कि समथिंग वुड हैव बीन पुट डेलिबरेटली, ताकि आपको चैलेंज किया जा सके, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा ज्योग्राफी नहीं आती है, ठीक है। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, करंट बेस्ड होते हैं, इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब आपकी ज्योग्राफी फुल्ली कवर्ड है, यानी कि 21 आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस कवर्ड है। इतनी ज़्यादा कन्विक्शन से मैं कोई भी चीज़ किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल सकता जितना मैं ज्योग्राफी के बारे में बोल सकता हूँ, ठीक है। डू दीज एनसीईआरटीज एंड जस्ट स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, ठीक है। 21 आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस कुड बी कैन बी अटेम्प्टेड इन फ्यूचर वेन एवर यू विल सी अ पेपर। और इतने मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आपने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सही के सही अटेम्प्ट कर लिए, आपको 15 नंबर मिल गए। जो कट ऑफ गई है लास्ट टाइम 18 मार्क्स, 3 नंबर शॉर्ट हो, थोड़ा बहुत साइंस से निकालो, थोड़ा बहुत करंट अफेयर से निकालो, बाकी स्कोर करो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली योर पेपर ऑफ सीडीएस विल बी क्वालिफाइड। कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिर गई है एंड इट इज़ ओनली बिकॉज पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जो सही पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा है उसका पेपर क्वालिफाई हो ही रहा है, ठीक है। पेपर इज गेटिंग डिफिकल्ट एवरी डे बट स्टिल वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। द ओनली थिंग इज कि जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उनका तो पेपर होना ही है, चाहे पेपर डिफिकल्ट हो चाहे पेपर आपका ईजी हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो स्ट्रेटेजी सेशन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा आपकी प्रिपरेशन में। जब हम निम्बस में यहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं, तो मेरी और बाकी टीचर्स का जो करिकुलम है वो सिमिलर करिकुलम रहता है। हम अपने नोट्स जो हमारी बुक्स हैं वो सारी की सारी इसी सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। इसी तरीके से हमने अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज किया है और इसी तरीके से हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी बनाई है, ठीक है। तो हम भी ऐसे पढ़ाते हैं, इसलिए हमें भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के। आप भी ऐसे पढ़िए, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो thank you so much students for being for listening to me patiently for such a long period of time, and again thank you and Jai Hind.